हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समरेश कुमार, आपका मोस्ट वेलकम है फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की संगीत की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्लास की। और देखिए दोस्तों, लक्ष्य हमारी सिर्फ संगीत शिक्षक है। तो दोस्तों, अब समय बहुत ही नज़दीक आ रही है दोस्तों। तो समय को देखते हुए और समय को ना गवाते हुए पूरी फोकस के साथ आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों, और एसटीटी की एग्ज़ाम को बेहतर तरीक़ा से क्वालिफाई कीजिए, तभी भी पीएससी की एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आइए आइए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। और मैं शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहूँगा दोस्तों कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसी को जग में जीने या मर जाने में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल किस घराने का प्रतिनिधित्व करती थी? गंगूबाई हंगल किस घराने का प्रतिनिधित्व करती थी? उत्तर ए ग्वालियर, उत्तर बी किराना, उत्तर सी पटियाला, उत्तर डी जयपुर। तो देखिए दोस्तों, गंगूबाई हंगल किराना घराना से संबंध रखती थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, नौशाद साहब फिल्मों में संगीत से किस प्रकार जुड़े हुए हैं? नौशाद साहब फिल्मों में संगीत से किस प्रकार से जुड़े हुए थे? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नृत्य, बी गायन, सी संगीत रचना, डी वादन। तो देखिए दोस्तों, नौशाद साहब फिल्मों में संगीत रचना के माध्यम से जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 3, पंडित जसराज संगीत के किस अंग में प्रवीण थे? पंडित जसराज संगीत के किस अंग में प्रवीण थे? तो देखिए दोस्तों, आपकी उत्तर हो जाएगी ए गायन, बी तबला, सी सितार, डी नृत्य। तो पंडित जसराज गायन से संबंध रखते थे और गायन में प्रवीण थे। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, हलीम जाफर कौन सा वाद्य बजाते थे? हलीम जाफर कौन सा वाद्य बजाते थे? उत्तर ए सितार, उत्तर बी सरोद, उत्तर सी तबला, उत्तर डी ढोलक। तो देखिए दोस्तों, हलीम जाफर सितार वादक थे। प्रश्न नंबर 5, शांता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए थे? शांता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए थे? उत्तर हो जाएगी दोस्तों ए गायन, बी वादन, सी नृत्य, डी शास्त्र। तो देखिए दोस्तों, शांता प्रसाद संगीत के वादन विद्या से जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 6, किशन महाराज तबला में किस घराने के शिष्य थे? किशन महाराज तबला में किस घराने के शिष्य थे? उत्तर ए बनारस, उत्तर बी दिल्ली, उत्तर सी अजरारा, उत्तर डी लखनऊ। तो देखिए दोस्तों, बिरजू महाराज
तबला के बनारस घराना से जुड़े हुए थे और शिष्य थे। प्रश्न नंबर 7, नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगी दोस्तों ए धाट, बी अदा, सी आमद, डी तत्कार। तो देखिए दोस्तों, नृत्य में पैरों के बोल को तत्कार कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि पद्धतियां कौन सी है? प्रश्न नंबर 8, पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि पद्धति कौन सी है? उत्तर ए सोल्फा, उत्तर बी चिन्ह, उत्तर सी स्टाफ, उत्तर डी न्यूमस। तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि पद्धतियां स्टाफ है। प्रश्न नंबर 9, स्टाफ स्वरलिपि की पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर ए स्वर और उसकी मात्रा का एक साथ लेखन, या उत्तर बी 6 अथवा 11 रेखाओं पर स्वर चिह्न बनाना, उत्तर सी मंद्र अथवा मध्य तार सप्तक के अलग अलग चिन्ह को दर्शाना, या उत्तर डी निश्चित चिन्ह द्वारा लयकारी दिखाना। तो देखिए दोस्तों, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की मुख्य विशेषता हमारी स्वर और उसकी मात्रा का एक साथ लेखन हो जाएगा, और 6 अथवा 11 रेखा पर स्वर चिन्ह बनाना, मंद्र अथवा मध्य तार सप्तक के अलग अलग चिन्ह को दर्शाना, निश्चित चिन्ह द्वारा लयकारी दिखाना। तो हमारा चारों आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? उत्तर ए टोन, उत्तर बी सेमीटोन, उत्तर सी फ्लैट, उत्तर डी शार्प। तो देखिए दोस्तों, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को सेमीटोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, पाश्चात्य संगीत में एक पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में एक पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? उत्तर ए टोन, उत्तर बी सेमीटोन, उत्तर सी फ्लैट, उत्तर डी शार्प। तो देखिए दोस्तों, पाश्चात्य संगीत में एक पूर्ण स्वर की दूरी को हम टोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 12, जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचा हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए फ्लैट, उत्तर बी शार्प, उत्तर सी च्यूह, उत्तर डी टाई। उत्तर सी चिन्ह होगा। तो देखिए दोस्तों, जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फ्लैट कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए शार्प, उत्तर बी बार, उत्तर सी टर्न, उत्तर डी सलार।
तो देखिए दोस्तों, जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा हो तो उसे हम शार्प कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, स्टॉप नोटेशन में सिक्स रेखाओं से अधिक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? शार्प नोटेशन में सिक्स रेखाओं से अधिक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर ए लेजर लाइन, उत्तर बी टाइम सिग्नेचर, उत्तर सी बार, उत्तर डी टर्न। तो देखिए दोस्तों, स्टॉप नोटेशन में सिक्स रेखाओं से अधिक खींची गई रेखा को हम लेजर लाइन कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, किसी रेखा के सभी स्वरों को विकृत करने हेतु चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने दोस्तों, किसी रेखा के सभी स्वरों को विकृत करने हेतु चिन्ह को क्या कहते हैं? उत्तर ए की सिग्नेचर, उत्तर बी क्लेफ सिग्नेचर, उत्तर सी टाइम सिग्नेचर, उत्तर डी डबल फ्लैट। तो देखिए दोस्तों, किसी रेखा के सभी स्वरों को विकृत करने हेतु चिन्ह को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों की सिग्नेचर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, स्टॉप नोटेशन सिग्नेचर में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं? स्टॉप नोटेशन सिग्नेचर में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं? उत्तर ए की सिग्नेचर, उत्तर बी क्लैफ सिग्नेचर, उत्तर सी टाइम सिग्नेचर, उत्तर डी डबल सिग्नेचर। तो देखिए दोस्तों, स्टॉप नोटेशन में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइम सिग्नेचर कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, पाश्चात्य स्वरों की क्या निम्न विशेषताएं हैं? पाश्चात्य स्वरों की क्या निम्न विशेषताएं हैं? उत्तर ए सभी स्वरों के लिखित और गाने वाले नाम अलग हैं, उत्तर बी प्रत्येक स्वर षड्ज भी विकृत फ्लैट और शार्प हो सकता है, उत्तर सी प्रत्येक स्वर डबल फ्लैट और डबल शार्प भी हो सकता है, उत्तर डी एक सप्तक ऑक्टेव में 8 स्वर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पाश्चात्य स्वरों की क्या निम्न विशेषताएं हैं? तो सभी स्वरों के लिखित और गाने वाले नाम अलग हैं, प्रत्येक स्वर षड्ज भी विकृत फ्लैट और शार्प भी हो सकता है, प्रत्येक स्वर डबल फ्लैट और डबल शार्प भी हो सकता है, एक सप्तक ऑक्टेव में 8 स्वर होते हैं। तो हमारा सही आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, स्टॉप नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का अर्थ क्या है? स्टॉप नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, स्टॉप नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का अर्थ उत्तर ए विभाग के स्वरों की संख्या और मात्रा बोधक चिन्ह द्वारा दर्शाया गया हो, या उत्तर बी एक आवर्तन के स्वरों की संख्या और मात्रा बोधक चिन्ह हो, उत्तर सी स्वरों को विकृत करने का चिन्ह हो, उत्तर डी रचना समाप्त करने का चिन्ह हो। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों, विभाग के स्वरों की संख्या और मात्रा बोधक चिन्ह एक साथ हो। प्रश्न नंबर 19, टाइम सिग्नेचर जैसे 3 अथवा 4 में 3 का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने दोस्तों, टाइम सिग्नेचर जैसे 3 अथवा 4 में 3 का क्या अर्थ है? उत्तर ए विभाग बार में 3-3 बिट्स और 4-4 मात्रा का होना, उत्तर बी विभाग में 3-3 मात्रा का स्वर होना, उत्तर सी विभाग में 3-3 मात्रा होना, या उत्तर डी विभाग में त्रिगुण लयकारी होना।
तो देखिए दोस्तों, हमारा सही आंसर विभाग बार में 3-3 बिट्स और 4-4 मात्रा का होना है। प्रश्न नंबर उत्तर ए सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा बाध्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है? इनमें से कौन सा बाध्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है? उत्तर ए हारमोनियम, उत्तर बी पियानो, उत्तर सी सितार, उत्तर डी गिटार। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा बाध्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है? तो हमारा सही आंसर हारमोनिया भी हो जाएगा और पियानो भी हो जाएगा दोस्तों। टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है हारमोनिया और पियानो। प्रश्न नंबर 21, पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है? पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है? उत्तर ए हारमोनी, उत्तर बी मेलोडी, उत्तर सी राग, उत्तर डी आलाप। तो देखिए दोस्तों, पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है? तो हारमोनी की प्रधानता है। प्रश्न उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, हिंदुस्तानी संगीत इनमें से किस पर आधारित है? प्रश्न नंबर 22, हिंदुस्तानी संगीत इनमें से किस पर आधारित है? उत्तर ए हारमोनी, उत्तर बी मेलोडी, उत्तर सी लयकारी, उत्तर डी तंत्रकारी। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी पर आधारित है। प्रश्न नंबर 23, हारमोनी का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 23, हारमोनी का क्या अर्थ है? उत्तर ए क्रमिक स्वरों का वादन, उत्तर बी साम्यवाद स्वरों का एक साथ वादन, उत्तर सी ऑर्केस्ट्रा, उत्तर डी लयकारी। तो हारमोनी का अर्थ है दोस्तों साम्यवाद, सॉरी दोस्तों, मेलोडी का अर्थ है संवाद स्वरों का एक साथ वादन। उत्तर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, मेलोडी का क्या अर्थ है? मेलोडी का क्या अर्थ है? उत्तर ए क्रमिक स्वरों का वादन, उत्तर बी साम्यवाद स्वरों का एक साथ वादन, उत्तर सी ऑर्केस्ट्रा, उत्तर डी लयकारी। तो देखिए दोस्तों, मेलोडी का अर्थ है क्रमिक स्वरों का वादन। प्रश्न 25, मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को हम उत्तर ए टाई, उत्तर बी असलर, उत्तर सी टर्न, उत्तर डी कॉर्ड। तो मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को हम कॉर्ड कहते हैं। उत्तर डी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, इनमें से किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से विभूषित किया गया है? इनमें से किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से विभूषित किया गया है? उत्तर ए पंडित रविशंकर, उत्तर बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उत्तर सी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, उत्तर डी लता मंगेशकर। तो देखिए दोस्तों, इनमें से सभी लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा सही आंसर सभी हो जाएगा, चारों।
प्रश्न नंबर 27, प्रमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 27, प्रमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? उत्तर, प्राप्त गे राग को, प्राप्त गे साय गे राग को। उत्तर सी, एक धाट से दूसरे धाट में प्रवेश करने वाले राग को। उत्तर डी, वह राग जिसमें दोनों गंधार प्रयुक्त हो। तो देखिए दोस्तों, प्रमेल प्रवेशक राग, एक धाट से दूसरे धाट में प्रवेश करने वाले राग को हम प्रमेल प्रवेशक राग कहते हैं और कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, संघी प्रकाश राग किसे कहते हैं? संघी प्रकाश राग किसे कहते हैं? उत्तर ए, जब दोनों रागों में संधि हो। उत्तर बी, जिनमें रेगा लगता हो। उत्तर सी, जिनमें रेधा शुद्ध लगता हो। उत्तर ए, जिनका गायन समय 4 से 7 के बीच हो। तो देखिए दोस्तों, संधि प्रकाश राग जिनमें रेगा लगता हो, जिनमें रेगा लगता हो और वह 4 से 7 के बीच गाया जाता है, उसे हम संधि प्रकाश राग कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, आश्रय राग किसे कहते हैं? आश्रय धाट नाम के राग को। उत्तर बी, राग नाम के धाट को। उत्तर सी, कोमल स्वरों के राग को। उत्तर डी, मौसमी राग को। तो देखिए दोस्तों, आश्रय राग धाट के नाम पर जो राग होते हैं उनको कहा जाता है आश्रय राग। प्रश्न नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस राग में ठुमरी गाते हैं? निम्न में से किस राग में ठुमरी गाया जाता है? उत्तर ए भैरवी। उत्तर बी भैरव। उत्तर सी दुर्गा। उत्तर बी बसंत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भैरवी। भैरवी में ठुमरी गाया जा सकता है और गाते भी हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किसमें ठुमरी नहीं गाते? निम्न में से कौन से राग में ठुमरी नहीं गाया जाता है? उत्तर ए पीलू। उत्तर बी काफी। उत्तर सी हिंडोल। उत्तर डी पहाड़ी। तो देखिए दोस्तों, हिंडोल राग में ठुमरी नहीं गाया जाता है। प्रश्न नंबर 32, किस गायन शैली के लिए पखावाज द्वारा संगति होना चाहिए? किस गायन शैली के लिए पखावाज द्वारा संगति होनी चाहिए? उत्तर ए ख्याल। उत्तर बी टप्पा। उत्तर सी ठुमरी। उत्तर डी ध्रुपद और धमार। तो देखिए दोस्तों, ध्रुपद और धमार के लिए पखावाज की संगति होनी चाहिए। उत्तर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ध्रुपद और धमार। प्रश्न नंबर 33, बीना पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधा था? प्रश्न नंबर 33, बीना पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधा था? उत्तर ए भरत। उत्तर बी दत्तिल। उत्तर सी मतंग। उत्तर डी कोहल। तो देखिए दोस्तों, हमारा सही आंसर मतंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, पंडित व्यकंठ मक्खी ने कितने स्वर विकृत स्वर माने? प्रश्न नंबर 34, पंडित व्यकंठ मक्खी ने कितने विकृत स्वर माने हैं? उत्तर ए 4। उत्तर बी 5। उत्तर सी 6। उत्तर डी 7। देखिए दोस्तों, पंडित व्यकंठ मक्खी ने
5 विकृत स्वर माने हैं। प्रश्न नंबर 35, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय है? नाट्य शास्त्र पुस्तक है, उसमें कितने अध्याय हैं? उत्तर ए 33, उत्तर बी 34, उत्तर डी सी 35। सॉरी दोस्तों, उत्तर ए 33, उत्तर बी 34, उत्तर सी 35, उत्तर डी 36। तो हमारा सही आंसर 36 हो जाएगा दोस्तों। नाट्य शास्त्र पुस्तक के कुल 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में कुल अध्याय 36 है। प्रश्न नंबर 36, कितने अध्याय में संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है? कितने अध्याय में संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है? उत्तर ए 3 पर, उत्तर बी 4 पर, उत्तर सी 5 पर, उत्तर डी अंतिम 6 पर। तो कितने अध्याय में संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों? अंतिम 6 पर। प्रश्न नंबर 37, नाट्य शास्त्र में बिंद वादन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? प्रश्न नंबर 37, नाट्य शास्त्र में बिंद वादन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? उत्तर ए वृंद, उत्तर बी कुतप, उत्तर सी वाद्ययंत्र, उत्तर डी तुर्य। तो देखिए दोस्तों, नाट्य शास्त्र में बिंद वादन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो कुतप का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 38, बिंद वादन के लिए दक्षिणी संगीत में क्या संज्ञा दी गई है? बिंद वादन के लिए दक्षिणी संगीत में क्या संज्ञा दी गई है? उत्तर ए वाद्य कचहरी, उत्तर बी कुतप, उत्तर सी तुर्य, उत्तर डी बिंद श्री। तो देखिए दोस्तों, बिंद वादन के लिए दक्षिण संगीत में वाद्य कचहरी की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, धमार ताल का आविष्कार किसने किया? धमार ताल का आविष्कार किसने किया? उत्तर ए तानसेन, उत्तर बी सिद्धार्थ खां, उत्तर सी बैजू बाबरा, उत्तर डी हरिदास। तो देखिए दोस्तों, धमार ताल का आविष्कार बैजू बाबरा ने किया। प्रश्न नंबर 40, राग दरबारी कान्हरा की रचना किसने की? राग दरबारी कान्हरा की रचना किसने की? उत्तर ए तानसेन, उत्तर बी हरिदास, उत्तर सी बैजू बाबरा, उत्तर डी मतंग। तो देखिए दोस्तों, राग दरबारी कान्हरा की रचना तानसेन द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 41, राग बिलास खानी तोरी की रचना किसने की? प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, राग बिलास खानी तोरी की रचना किसने की? उत्तर ए बिलास खां, उत्तर बी तानसेन, उत्तर सी रविशंकर, उत्तर डी जयदेव। तो देखिए दोस्तों, हमारा सही आंसर दोस्तों बिलास खां हो जाएगा। और नाम से ही पता चल रही, राग बिलास खानी तोरी की रचना किसने की? तो बिलास खां ने की। प्रश्न नंबर 42, 14 मात्रा के निम्न तालों में ख्याल के लिए कौन से ताल हैं? 14 मात्रा के निम्न तालों में ख्याल के लिए कौन से ताल हैं? उत्तर ए धमार, उत्तर बी आरा चार ताल, उत्तर सी दीपचंदी, उत्तर डी झुमरा। तो देखिए दोस्तों, 14 मात्रा के लिए निम्न तालों में ख्याल के लिए ताल आरा चार ताल हो जाएगी और झुमरा ताल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, इनमें से कौन से ताल ख्याल के नहीं हैं?
प्रश्न नंबर 43, इनमें से कौन से ताल ख्याल के नहीं हैं? उत्तर ए 1 ताल, उत्तर बी 4 ताल, उत्तर सी रूपक ताल, उत्तर डी दादरा ताल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 ताल और दादरा ताल ख्याल के नहीं है, या ख्याल इस ताल में गाया नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 44, इनमें से किस ताल में कायदा पलटा नहीं बजाया जाता? प्रश्न नंबर 44, इनमें से किस ताल में कायदा पलटा नहीं बजाया जाता? उत्तर ए 3 ताल, उत्तर बी 4 ताल, उत्तर सी झप ताल, उत्तर डी रूपक ताल। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से किस ताल में कायदा पलटा नहीं बजाया जाता, तो हमारा सही आंसर 4 ताल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, तबला के स्वतंत्र वादन में पेश कारक कब बजाते हैं? तबला के स्वतंत्र वादन में पेश कारक कब बजाते हैं? तो देखिए दोस्तों, उत्तर ए प्रारंभ में, उत्तर बी बीच में, उत्तर सी अंत में, उत्तर डी कभी नहीं। तो देखिए दोस्तों, पेशकारा प्रारंभ में बजाया जाता है या शुरुआत में। प्रश्न नंबर 46, कालिदास सम्मान किस प्रदेश का सम्मान है? प्रश्न नंबर 46, कालिदास सम्मान किस प्रदेश का सम्मान है? उत्तर ए मध्य प्रदेश, उत्तर बी उत्तर प्रदेश, उत्तर सी बिहार, उत्तर डी कश्मीर। तो देखिए दोस्तों, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश का सम्मान है। प्रश्न नंबर 47, इनमें से राग बसंत का समप्रकृति राग कौन सा है? प्रश्न नंबर 47, इनमें से राग बसंत का समप्रकृतिक राग कौन है? उत्तर ए बहार, उत्तर बी परज, उत्तर सी पुरिया, उत्तर डी पूर्वी। इनमें से राग बसंत का समप्रकृतिक राग, हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परज। परज समप्रकृतिक राग है। प्रश्न नंबर 48, इनमें से किस राग में भूपाली के स्वर लगते हैं? प्रश्न नंबर 48, इनमें से किस राग में भूपाली के स्वर लगते हैं? उत्तर ए शुद्ध कल्याण, उत्तर बी सॉरी दोस्तों इनमें से किस राग में भोपाली के स्वर लगते हैं दोस्तों? उत्तर ए शुद्ध कल्याण, उत्तर बी दुर्गा, उत्तर सी देशकार, उत्तर डी केदार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देशकार। देशकार में भूपाली के स्वर लगते हैं। प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, इनमें से किस राग में रेपा का प्रयोग होता है? इनमें से किस राग में रेपा का प्रयोग होता है? उत्तर ए कल्याण, उत्तर बी गौड़ सारंग, उत्तर सी कामोद, उत्तर डी श्री। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कामोद। कामोद राग में रेपा का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 50 दोस्तों, इनमें से कौन सा राग प्राप्तकालीन संधि प्रकाश राग है? इनमें से कौन सा राग प्राप्तकालीन संधि प्रकाश राग है? तो प्राप्तकालीन राग दोस्तों उत्तर ए भैरव, उत्तर बी बिलावल, उत्तर सी देशकार, उत्तर डी तोरी। तो देखिए दोस्तों, प्राप्तकालीन
प्राप्तकालीन संधि प्रकाश राग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भैरव। प्रश्न नंबर 51 दोस्तों, इनमें से कौन सा राग सायकालीन संधि प्रकाश राग है? प्रश्न नंबर 51, इनमें से कौन सा राग सायकालीन संधि प्रकाश राग है? उत्तर ए पुरिया, उत्तर बी कल्याण, उत्तर सी भूपाली, उत्तर डी मुल्तानी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरिया। पुरिया राग सायकालीन संधि प्रकाश राग है। प्रश्न नंबर 52 और आखिरी दोस्तों, इनमें से कौन सा राग परमेल परवेशक राग है? इनमें से कौन सा राग परमेल परवेशक राग है? उत्तर ए मुल्तानी, उत्तर बी तोरी, उत्तर सी पूर्वी, उत्तर डी हिंडोल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुल्तानी परमेल परवेशक राग है। तो आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप फैक्ट डार्क स्केल एजुकेशन चैनल पे नए हों और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और अपना प्यारा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों। और कमेंट से जो भी त्रुटि होगी मैं उसमें बदलाव करने का प्रयास करूंगा दोस्तों, और सीखने को भी हमें मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हम भी अभी स्टूडेंट ही हैं दोस्तों। तो आइए मिलकर STET को क्वालिफाई करते हैं दोस्तों। STET के बाद हमारी BPSC 30 की जो रिक्वायरमेंट आएगी अगस्त या सितंबर में, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।